नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो हमने केमिकल शिफ्ट में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें हमने देखा था केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि जो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वो केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे देखिए CH3 के साथ F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बीच की, और उसे डीशील्डेड करेगा, यानी डेल वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी डीशील्डेड यानी लोअर फील्ड में और हायर डेल वैल्यू। तो इस तरह से ये होगा। अब एक एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं जो हमारा नीचे है कि इसमें देखिए CH3O, CH3N और CH3C। इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन दैन कार्बन। तो जो शिफ्ट होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो कहाँ पे होगा? डाउन फील्ड में होगा। और डाउन फील्ड हम इस तरह से नापते हैं, तो ये डाउन फील्ड है, ये अप फील्ड है। तो ये डाउन फील्ड, ये अप फील्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा और उसको डीशील्ड करेगा और वो डाउन फील्ड में एब्जॉर्ब होगी, यानी डेल वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी डेल वैल्यू यहाँ से 0 से 1 2 3 इस तरह से डाउन फील्ड में बढ़ती है। अब एक तरीके मीथेनॉल। मीथेनॉल में देखिए ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन कार्बन के साथ अटैच है, तो किस में डीशील्डिंग होगी? OH में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने से वो डीशील्ड होगा, और डीशील्ड होगा तो यानी डाउन फील्ड, और उसकी डेल वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि कोई भी डीशील्डिंग होता है प्रोटॉन तो वो उसकी डेल वैल्यू बढ़ती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्रोटॉन से दूरी। देखिए यहाँ CH3Cl, इस CH3Cl से यहाँ CH3Cl, दोनों का दूरी में एक CH2 कार्बन है। अब क्या होगा कि डिस्टेंस लेस है, इसमें ज़्यादा है, डीशील्डिंग मोर होगी। 3 पॉइंट डेल ppm में देखिए 3.0 होगी, इसकी 1.5 होगी। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर होने से इसकी डीशील्डिंग या शील्डिंग पे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं कि भाई ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, प्रोटॉन की को, कार्बन प्रोटॉन को, और ज़्यादा डीशील्डेड करेगा। डीशील्डेड करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर डेल वैल्यू 7.24, ये नीचे की साइड बढ़ती जाएगी डाउन फील्ड के अंदर। यही इसका देखिए, इसके अंदर मीथेन 0.9 ppm, इसके अंदर एक क्लोरीन आ गया तो इट बिकम्स 3। अगर इसमें 2 क्लोरीन आ गए तो 5.25, और अगर 3 आ गए इसके अंदर तो अपन हो गया 7.24। तो इसी तरह से ये अपन ने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। अब हमने ये देखा वंडरवाल्स डीशील्डिंग। कुछ प्रोटॉन्स में स्टीरिकली हिंड्रेंस, ये स्टीरिक हिंड्रेंस है, मैंने पहले भी कहा था। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, तो मोर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बल्कि ग्रुप्स रिपेल करेंगे, किसके? प्रोटॉन को, और वो डीशील्ड हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड में होंगे, यानी हाई डेल वैल्यूज़। तो जो वंडरवाल डीशील्डिंग क्या करती है? डाउन फील्ड की तरफ करती है। कहने का मतलब इसके साथ 2 R ग्रुप हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनसे एक दूसरे रिपेल करेंगे और ये डीशील्ड तरफ होगा। तो वंडरवाल्स जो डीशील्डिंग है ये डाउन फील्ड की तरफ करती है, यानी कि डेल वैल्यूज़ को हायर डेल वैल्यूज़ की तरफ शो करती है, प्रतिशत वैल्यूज़। अब कहते हैं एक इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक स्पेस इफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर अबाउट नियर बाई न्यूक्लियाई जनरेट अ इंड्यूस फील्ड विच कैन आइदर अपोज और reinforce the applied field or the proton, depend on the location of proton or the space occupied by the proton. Occurrence of shielding or de-shielding can be determined by the location of proton in space. So this effect is called space effect. अब कि भाई जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी बताती है कि जब भाई जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहाँ पे है, उसकी प्रोटॉन की लोकेशन, ये लोकेशन बताती है स्पेस के अंदर कि वो अप फील्ड होगा, डाउन फील्ड होगा, या शील्डेड होगा या डी शील्डेड।
अब एक है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, when applied field is opposite to the direction, when magnetic field, applied magnetic field in opposite to direction of the field produced by the proton, that is shielded. shielded मतलब कि हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम H लगा रहे हैं और ये स्पिनिंग प्रोटॉन है, ये भी इसके अगेंस्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको अपोज कर रहा है, तो क्या होगा, शील्डेड है, मोर मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, फील्ड थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा देने से क्या होगा कि अप फील्ड की तरफ होगा और इसकी डेल वैल्यूज़ कम होगी। इसका एग्जांपल है एल्काइंस। दूसरा है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, व्हेन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रीएनफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड, यानी कि ये दोनों एक ही तरफ हैं, हम ये कहें कि दोनों ये कहें ये मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन के द्वारा, ये इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक रीएनफोर्स करेगी, यानी एक ही डायरेक्शन में होगी, तो क्या होगा कि फील्ड कम लगेगी और प्रोटॉन डी शील्ड होगा और एनएमआर एब्जॉर्प्शन होगा वो डाउन फील्ड में होगा और हायर डेल वैल्यूज होगी। एल्कीन, बेंजीन, बेंजल एल्डिहाइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी अपोजिस। अब एल्काइंस देखिए, एल्काइन है एसिटिलीन कह सकते हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए क्या होता है, ये एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन लीनियर होता है मॉलिक्यूल, हमें पता है लीनियर, वही 180 डिग्री का होता है कार्बन कार्बन के बीच। अब इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो इसमें क्या होगा कि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सेस ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स आर इन सिमिलर डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड स्पिन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ऑफ विच इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक ही डायरेक्शन में हुए मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेस ऑफ जो मॉलिक्यूल का रोटेशन है जिसके कारण एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये इसके अपोजिट होगी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, और ये अप्लाइड फील्ड के जस्ट अपोजिट है। देखिए ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जस्ट अपोजिट है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक की तरह नॉर्थ साउथ पोल से तो नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं ये जनरेट, तो ये अपोज करेगी तो शील्डेड होगा तो क्या होगा, अप फील्ड में होगा और लो डेल वैल्यूज़। तो इस तरह से एल्काइंस हमने कहा कि डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी शो करती है। दूसरा है तो इस तरह शील्डिंग ऑफ एसिटिलीन प्रोटॉन्स और डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं कि एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स में क्या होता है, एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकली एल्कीन्स इन सच दैट द डबल बॉन्ड इज ऑन द एक्सेस ऑफ प्लेन, हाइड्रोजन एटम्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो डबल बॉन्ड है एक्सेस ऑफ प्लेन, हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है। इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन स्पिन एट राइट एंगल ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे ये होगा या तो अपोज करेगी अप्लाइड फील्ड को तो उससे डायमैग्नेटिक होगी, अगर रीएनफोर्स करती है तो पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट विद द रिजल्ट ऑफ प्रोटॉन गेट डी शील्डेड एंड एमआर स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन इन डाउन फील्ड यानी हायर वैल्यूज। देखिए इस तरह से ये रोटेशन है, ये इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट मानिए ये फील्ड जनरेट हो रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकली एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है इज ऑन द एक्सेस ऑफ प्लेन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर प्लेन। इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द double bond, then pi electrons of double bond spin at right angle and due to this induced magnetic field opposes the applied magnetic field with respect to carbon and diamagnetic anisotropies जो हमें प्राप्त होगी, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, जिससे अप फील्ड होगा, रिजल्ट इज प्रोटॉन गेट डी शील्ड एंड एनएमआर एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज ऑब्टेन इन हायर डेल वैल्यूज। तो इस तरह से like alkene in aldehyde induce magnetic field, तो हम ये कह देंगे कि इसका फील्ड और इसका फील्ड, देखिए ये जो फील्ड है रोटेशन का सेम है, ये देखिए हमने कहा इसमें एक आपको एक शब्द है ये डायमैग्नेटिक, इसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी होगी, इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये फील्ड लगी, फील्ड ये मैग्नेटिक लाइंस है, ये जो फील्ड जनरेट हुई ये सेम डायरेक्शन में रीएनफोर्सेस, तो ये क्या होगा, अगर ये सेम डायरेक्शन में रीएनफोर्स करेगी तो क्या होगा हमारा, हमने अभी पढ़ा
कि भाई इसके अंदर होता है हमारा पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, यानी कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रीएनफोर्स करेगी और वो डीशील्ड होगा और हायर डेल वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हमें जो एल्कीन है, एल्कीन के अंदर जो प्राप्त होती है वो हमें होती है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, तो जिसके कारण ये ज़्यादा डेल वैल्यूज़ पे शो करेगी। इसी तरह एल्डिहाइड है, देखिए इंड्यूस मैग्नेटिक, इसमें भी देखिए ये C डबल बॉन्ड है, सेम इसकी फील्ड और इसकी फील्ड सेम है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपोज करेगी, अपोजेज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्ट्स इज कार्बन एटम्स, देयर विल बी ए डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इसमें डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। तो डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण क्या होगा कि या तो रीइंफोर्स करती है या अपोज करती है। तो अपोज करेगी तो ये क्या होगा कि ये अब फील्ड में होगी, अपोज करती है तो फील्ड ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो सकती है। पर होता क्या है कि पैरामैग्नेटिक है, डाउन फील्ड में होती है, डाउन फील्ड में रीइंफोर्स करती है, सेम रीइंफोर्सेस, इसको इस तरह से हम बता सकते हैं, ये इस तरह से रीइंफोर्सेस। तो इस रीइंफोर्सेस के कारण ये सीम में होती है, ये पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी शो करता है। तो इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेंजीन के अंदर किस तरह से इसका इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।